चलो आज हमारा टॉपिक है लोकसभा के कार्य व अधिकार। इससे पहले हमने पढ़ा था संसद के अधिकार एवं कार्य शक्तियाँ। तो लगभग जो संसद के अधिकार थे वही अधिकार है वो आपके लोकसभा के। लोकसभा को हम है वो निम्न सदन या जनता का लोकप्रिय सदन या अस्थायी सदन के रूप में है वो उपनाम से परिभाषित करते हैं। तो आज संसद की जो पहली शक्ति है वो शक्ति है विधेयक शक्ति। विधेयक शक्ति का मतलब है वो कानून या विधि बनाने का अधिकार। तो कानून या विधि बनाने का अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय और कुछ परिस्थितियों में वो राज्य सूची के विषयों पर भी वह कानून का निर्माण कर सकती है। अब इस पे जो विधायी शक्ति दे रखी है, तो विधायी शक्ति के अंदर जो कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। दोनों सदनों का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा संसद, तो संसद का मतलब ये हुआ कि संसद के वो तीन भाग थे। ये पहले भी हमने देखे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर है वो संसद का मतलब है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही है वो संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय और कुछ परिस्थिति के अंदर है वो राज्यों के अंदर भी वो कानून का निर्माण कर सकती है। तथा साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के दोनों सदन का मतलब यहाँ वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के अंदर प्रस्तावित किया जा सकता है। और दोनों सदनों से पारित, जब दोनों ही सदन है वो साधारण बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से जब उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो उस पारित का जो अंतिम रूप है जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होगा। तो दोनों सदन पारित करने के बाद उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो उस स्थिति के अंदर जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा वैसे ही वो कानून है वो भारत के अंदर है वो लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात की थी साधारण विधेयक कि ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, जिस विधेयक के अंदर है वो किसी प्रकार की है वो धन की बात नहीं की गई है, तो उस विधेयक को हम साधारण विधेयक के नाम से है वो जानते हैं। अब दूसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति का मतलब यहाँ पर भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद कौन सा है 109। तो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा का मतलब ये हुआ कि ये वो राज्यसभा के अंदर है वो धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो राज्यसभा में वो शक्ति प्राप्त है इसमें, तो राज्यसभा की इसके अंदर जो शक्ति है वो गौण शक्ति, संपूर्ण शक्ति है, वित्त संबंधी संपूर्ण शक्ति है वो हमारे लोकसभा के पास ही है। तो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा के प्राप्त होने के दिन से वो 14 दिन तक वो उसे रोक सकती है या फिर उसे वो पास कर सकती है, लेकिन उसके अंदर है वो संशोधन नहीं कर सकती। अगर धन विधेयक के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो लोकसभा ही कर सकती है, लेकिन राज्यसभा यहाँ पर है वो लोकसभा को है वो उसके अंदर संशोधन करने के लिए सुझाव दे सकती है, मात्र है वो सुझाव दे सकती है, किसी भी प्रकार का है वो खुद है वो संशोधन नहीं कर सकती। तो आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर उस वित्त विधेयक को पास नहीं करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वित्त विधेयक है वो राज्यसभा के द्वारा स्वतः ही पास किया हुआ मान लिया जाता है, और उस वित्त विधेयक को है वो अंतिम रूप देने के लिए लोकसभा है वो राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि वित्त विधेयक से संबंधित है वो राज्यसभा के पास किसी भी प्रकार का कोई शक्ति नहीं है। उस वित्त संबंधित संपूर्ण शक्ति है वो हमारे लोकसभा के अंदर या फिर जनता के लोकप्रिय सदन या फिर अस्थायी सदन के पास है। तीसरी शक्ति आती है हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति।
यहाँ कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि जो हमारी मंत्रिमंडल है वही हमारी कार्यपालिका है, और उस मंत्रिमंडल के ऊपर जो ध्यान रखने वाला जो अधिकार होता है वो हमारे लोकसभा के पास होता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे जो मंत्रिमंडल या फिर हमारी जो संघीय कार्यपालिका है वो संविधान के अनुसार तो संसद के ऊपर निर्भर है, लेकिन वास्तविक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि जब तक लोकसभा के अंदर है वो बहुमत प्राप्त है तब तक ये वो मंत्रिमंडल अपने पद के ऊपर कार्य कर सकती है। जैसे ही लोकसभा के अंदर है वो मंत्रिमंडल ने वो विश्वास मत खो दिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंदर लिखा है कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका का यह मतलब हुआ हमारे मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक या वास्तविक तौर पर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे वो लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जैसे ही मंत्रिमंडल लोकसभा का है वो विश्वास खो देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर है वो जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मंत्रिमंडल स्वतः ही है वो प्रधानमंत्री पद के साथ है वो भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री का पद जैसे ही वो हटता है वैसे ही मंत्रिमंडल भी है वो भंग हो जाता है। अगली हमारी शक्ति आती है संविधान संशोधन की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित हमने वो संसद की शक्ति के अंदर ही बात की थी, और जो संसद के अंदर जो शक्ति है वही लोकसभा के पास भी वही शक्ति है। इसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। यहाँ लिखा है भारतीय संसद को प्राप्त है, न कि ये लिखा है कि भारतीय लोकसभा को प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर संशोधन है वो भारत की संसद करेगी, और भारत की संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा मिलकर कर सकते हैं। अर्थात कोई भी एक सदन का मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक सदन है वो भारतीय संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकता है। यहाँ लिखा है कि कोई भी एक सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा जो है वो हमारा संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकता है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। अब आगे हम शक्ति की बात करते हैं निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। तो निर्वाचन मंडल के रूप में हमने वो राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में जब संसद को पढ़ा था उसके अंदर भी यही शक्ति लिख रखी थी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर लिखा है निर्वाचित, न कि वो मनोनीत, क्योंकि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। यहाँ पर लिखा है निर्वाचित सदस्य, वह सदस्य जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर के वो हमारी लोकसभा के अंदर हम भेजते हैं, जिससे हम सांसद के नाम से जानते, वो सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और इनके साथ है हमारे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और भारतीय संघ के जो राज्य है इन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिल करके अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते। तो मुख्य तौर पर है वो हमारी लोकसभा की 5 शक्तियाँ है, जिनमें से अधिकतर है जो हमने संसद की जो शक्तियों में पढ़ा था वही शक्ति है वो लगभग समान है। तो आगे हम
कल बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों के रूप में।